हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है और बहुत ही इजी है। आप लोग अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे, मैं तो पूरा श्योर हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। प्लस हम लोग लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि इसमें कोई भी डाउट ना रहे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब जब रवि बहुत दिनों बाद जब स्कूल खुला उसका, जब वो स्कूल गया तो उसने देखा कि स्कूल के साइड में ही जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसको मतलब डग करके रखा हुआ था। ठीक है, बहुत उसमें गड्ढे खोन के रखे हुए थे। पीपल सेड, वहाँ के आसपास के लोग कह रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बिल्डिंग बनने वाला है जिसमें बहुत सारा फ्लैट्स बनेंगे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो रवि के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ ही गए थे जब उसको पता चला कि उसका जो ये प्लेग्राउंड है जिसमें कितने सॉफ्ट ग्रास हुआ करते थे, मैरीगोल्ड्स लगा करते, बटरफ्लाइज रहा करते थे, ये अब ख़त्म होने वाला है। मतलब वो लोग वहाँ पे खेलते थे, अब वो लोग खेल नहीं पाएंगे। He shared his feelings with his classmates. उसने अपना फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स को बताया। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो असेंबली में भी प्रिंसिपल ने बताया कि देखो किस तरह से ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। इन द क्लास, रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। तो क्लास में जाके रवि ने अपने टीचर से पूछा कि टीचर, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? तो टीचर ने कहा, जो भी चीज़ें आप लोग अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास में देखते हो उसको ही एनवायरनमेंट कहते हैं। Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि ने सोचते हुए बोला कि तो क्या ये स्कूल बिल्डिंग, ये जो टेबल्स है, चेयर्स जो है हमारे क्लासरूम में, यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड था, द रोड जो है, जो गार्बेज है, और ये जो मेरे सारे दोस्त थे, ये सारे के एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो टीचर ने कहा, यस सेड द टीचर, बट अवेट, some objects are created by nature, for examples mountains, rivers, trees, animals. तो टीचर ने कहा, मगर रुको, कुछ चीज़ें इनमें ऐसे होते हैं जो कि नेचर बनाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये सारे, मतलब आप लोग ये इतना समझो कि एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ें होते हैं। पहला जो कि नेचर बनाते हैं और दूसरा जो कि ह्यूमन मेड होता है, जो इंसान बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें ही मिलके हमारा एनवायरनमेंट कंपोज होता है। तो देखो, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। फिर उनके टीचर ने उनको कहा कि आप सभी बच्चे दो दो पेयर्स बनाओ और एक लिस्ट बनाओ क्रिएशंस ऑफ नेचर, कि नेचर ने किन किन चीज़ों को बनाया है एनवायरनमेंट में और ह्यूमन बींग्स ने किन किन चीज़ों को बनाया एनवायरनमेंट में, उसका एक उनको टीचर ने उनको एक लिस्ट बनाने बोला। फिर देखो, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे बच्चों के जो नाम है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लिस्ट बनाने का। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। इकबाल कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना, ये क्यों चेंज हो रहा है? तो फिर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर increasing day by day, that we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. फिर टीचर ने कहा कि ये सारे हमारे ज़रूरतों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से हमारे नेचर को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पेड़ों को काट के बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, कहीं एग्रीकल्चरल एरियाज़ को काट के मतलब ख़त्म करके वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से हम लोग मतलब आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। एट टाइम्स हम लोग इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग्स है जिसको नेचर ने बनाया, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टीचर ने इस तरह से उनको रिप्लाई किया। तो फिर आगे बढ़ने से हम लोग यहाँ पे जो इमेज दिया है उस चैप्टर पेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इस पेज में दिखाया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बना गया है। तो मेनली
एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा ह्यूमन मेड और लास्ट है हमारा ह्यूमंस। देखो पहला में नेचुरल में तो सबको पता है कि नेचर जो बनाते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये सारे नेचर बनाते हैं। तो ये सारे नेचुरल कंपोनेंट्स में आ गए, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो ये सारी चीज़ें होते ही है। प्लस इन नेचुरल चीज़ों के साथ साथ और क्या होता है, ह्यूमन मेड भी चीज़ें भी होते हैं जो इंसान बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारे। उसके बाद एट लास्ट आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ओनली बिल्डिंग्स और पार्क्स है, मान लो ब्रिजेस है, और इधर लैंड है, एयर है, वाटर है, इतना होने से होगा क्या? नहीं ना, इनमें ह्यूमंस भी होते हैं। और ओनली ह्यूमंस में देखो, एक ह्यूमन जब इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स जब एक साथ होता है तो एक परिवार होता है, फैमिली होता है। उसके बाद जब बहुत सारे फैमिलीज मिलते हैं तो एक कम्युनिटी फॉर्म करता है। हर कम्युनिटी का अपना अपना एक रिलीजन होता है, मतलब धर्म होता है ना। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ सब कोई पढ़ने जाते हैं। इकोनॉमिक, किसी भी देश का इकोनॉमिक होता है। फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने भी अलग अलग चीज़, मतलब ग्रुप्स मान लो, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है ना, उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिए गए हैं, जैसे कि आप मान लो इंडिविजुअल तो इंसान ही है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलते तो फैमिली बन गए, ये भी ह्यूमंस ही है। बहुत सारे फैमिलीज एक साथ मिलते तो कम्युनिटी किसका बना? ह्यूमन बींग्स का, है कि नहीं? रिलीजन फिर किसका है? ह्यूमन बींग्स का रिलीजन है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन पढ़ने जाता है? यहाँ भी ह्यूमन बींग्स ही जाते हैं। तो इकोनॉमिक कौन मेंटेन करता है? पैसे का लेन देन ये सब कौन देखता है? ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशंस, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे कौन पार्ट लेता है? यहाँ पे ह्यूमंस ही लेते हैं। तो यहाँ पे सारे चीज़ों में ह्यूमन इंक्लूडेड है, तो इसको ही ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन मेड अलग है और ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है ना वो अलग है। तो मेनली आप लोग याद रखना कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो 3 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, जो कि हो गया सबसे पहला नेचुरल कंपोनेंट्स, जो ये रहा। उसके बाद आपका हो गया ह्यूमन मेड, और यहाँ पे हो गया ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organisms is called environment. ऊपर के कन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी पीपल हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी सामान हो, एक बॉक्स ही क्यों ना हो, तो उस, और या फिर नेचुरल चीज़ें कुछ भी हो, जैसे पानी हो, है ना, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं ना, उसको ही एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये इसमें एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि ओनली नेचर से बनाया हुआ चीज़ें आते हैं, मतलब ये ह्यूमन मेड चीज़ें और नेचुरल चीज़ें दोनों ही उसमें गिना जाता है। देखो, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ एबायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एबायोटिक और बायोटिक कंडीशंस आपको साइंस में भी मिलेगा और ज्योग्राफी में भी है, इसलिए अच्छे से समझ लो। देखो, एबायोटिक चीज़ें यहाँ पे देखो अच्छे से दिया हुआ है। बायोटिक चीज़ें क्या होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक चीज़ें मतलब आप इतना समझ लो कि कोई भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें जान हो, है ना, जो कि जीवित हो। और एबायोटिक चीज़ें मतलब जो कि नॉन लिविंग है ना। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड हो गया आपका, सैंड हो गया, है ना, एयर होगा, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो वुड हो गया, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये सारा एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा। तो देखो, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचर का मतलब ऐसा नहीं होता कि ओनली लिविंग, वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों। बायोटिक का मतलब क्या समझाया? जिसमें लिविंग थिंग्स है, जिसमें कोई चीज़ जो है ना लिविंग है, जिंदा है। और एबायोटिक मतलब जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, वो दोनों ही नेचुरल एनवायरनमेंट में कवर करते हैं। कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जो कि हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। देखो, और ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या अभी जस्ट समझाया था। ह्यूमन एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, इंसान लोग जो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनका एक अपना वर्क प्लेस होता है। ये सारा चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होते हैं ना, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इस तरह से आप लोग को, आशा करते हो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को फिर से यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। देखो, लैंड वाटर एयर प्लांट्स और एनिमल्स ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछले क्लास में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर इन द प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े थे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो हार्ड टॉप लेयर है, जिसपे आप लोग इतना समझो कि जिस जगह पे हम लोग खड़े होते हैं, है ना, जो हार्ड टॉप लेयर है, ऐसा तो नहीं हम लोग अर्थ के अंदर डक करके खड़े होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, या फिर हवा में रहता है, ऐसा तो नहीं है। अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है ना, उसको ही लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये किससे बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स से बने हुए थे एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो कि रॉक्स और मिनरल्स, मगर ऐसा तो नहीं हम लोग सीधा पत्थर पे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर क्या होता है? सॉइल होता है जहाँ हम खड़े होते हैं, है ना। तो यह इतना भी लिखने से होगा एग्जाम में, अगर व्हाट इज लिथोस्फीयर आता है, सॉइल तक लिख सकते हो आप, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं, अगर ज़्यादा मार्क्स का आने से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। ये ऐसा नहीं कि हर जगह प्लेन होता है, प्लेन एरियाज होता है, ये एक इरेगुलर सरफेस है जहाँ पे आपका माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज किसे कहते हैं? अगर आप लोग का डाउट है तो मैं आपको बता देती हूँ। माउंटेन्स देखो सीधा ऐसा होता है, प्लेट्यूज जैसा होता है इस तरह का, उसका ये जो होता है ना थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है, ऐसा पूरा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है, इसको हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं। नेक्स्ट, प्लेन्स तो पता है, ये प्लेन एरियाज। वैलीज का मतलब होता है जब दो पहाड़ होते हैं, इनके बीच में जो ये एरिया फॉर्म हो रहा है ना, इसको वैलीज कहते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर पे मिलते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ऑब्वियसली लैंडफॉर्म जो है ना, वो ऑब्वियसली लैंड पे मिलते हैं। कंटिनेंट्स मतलब जो अलग अलग कंटिनेंट्स है ना, हमारा लैंड मास है, उस पर भी मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि पानी के अंदर नहीं होता है, पानी के अंदर भी तो मिट्टी होता है ना। सपोज़ ये एक बहुत बड़ा सी है, सपोज़, तो इसके नीचे भी तो यहाँ पे तो मिट्टी है, यहाँ पे सी हो सकता है, मगर यहाँ तो लैंड फॉर्म्स है कि नहीं, तो इसको भी लिथोस्फीयर ही कहते हैं। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। लिथोस्फीयर ही एक ऐसा मतलब पार्ट है जो कि हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, है कि नहीं। लिथोस्फीयर में ही फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड्स होता है। ग्रासलैंड्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रासेस हो, है कि नहीं, जहाँ पे एनिमल्स जाके ग्रेज कर सके, खा सकते हैं, चारा खा सकते हैं, उसको ग्रासलैंड्स कहते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए ज़मीन होता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसान भी तो लिथोस्फीयर एरिया में ही रहते हैं कि नहीं। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है पानी, पानी में थोड़े ना जाके रहते हैं, तो लिथोस्फीयर में ही ह्यूमन इंसानों को सेटलमेंट मिलता है, रहने के लिए घर बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स भी पाए जाते हैं। देखो, यहाँ पे अच्छे से इमेज दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लो। देखो, जो एयर वाला पार्ट है ऊपर में, देखो वो आपका ये दिखाया गया है। जो एयर वाला पार्ट है वो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है। उसके बाद नीचे देखो, जो पानी वाला पार्ट है इसको हाइड्रोस्फीयर है, ये आप अच्छे से समझ के रखना। जो ज़मीन वाला पार्ट है जहाँ पे लैंड है, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और एक ऐसा जगह जहाँ पे देखो लैंड और लिथोस्फीयर और हवा ये सारे एक साथ मिल रहे हैं ना। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डक है, यहाँ पे गाय ग्रेजिंग कर रहे हैं ना। ऐसा एरिया जो इंसान भी है, ऐसा एरिया जो होता है ना, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जो सबको मिला के होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। देखो, ऊपर में हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, जो लैंड पार्ट होता है, और जो पानी का पार्ट होता है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। लाइक इसमें बहुत सारे अलग सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, और जिसमें हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, कोई भी पानी का सोर्स मान लो, जैसे कि रिवर हो गया, कोई नदी हो गया, कोई लेक हो गया, सी हो गया, ओशियंस हो गए, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कि लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़मीन नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे, है कि नहीं। ये भी बहुत ही ज़्यादा, पानी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर जो लेयर का एक एयर है ना, पूरा ऐसे करके एयर का जो एक लेयर है ना, उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर।
हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो एटमॉस्फेयर को मतलब होल्ड करता है, मतलब वहाँ तक स्टेडी बना के रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द, कहाँ से प्रोटेक्ट करता है हमें? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये जो सन से जो इतना अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं ना, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो धूप जो इतना तेज़ आता ना यहाँ पे, तब लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये इसका एक तरह से फीचर हो गया, समझो हमारे लिए यूज़फुल, एटमॉस्फेयर हमारा किस तरह से यूज़फुल है, तो ये लिख सकते हैं। तो उसमें होता क्या है वैसे? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे डस्ट एंड वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा देखो, एटमॉस्फेयर में जब भी चेंजेस आता है ना, तो इस तरह से हमारा वेदर चेंज होता है, हमारा सीजन्स भी चेंज होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टू एटमॉस्फेयर क्या हो गया ख़त्म, ये मतलब एयर वाला पार्ट को एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर आ गया आपका लास्ट, देखो बायोस्फीयर किसको कहते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम को साथ में मिलाकर बायोस्फीयर कहा जाता है और द लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स और जितने भी एनिमल किंगडम है साथ में मिलाकर उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये अर्थ पे एक ऐसा जगह है, मान लो, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर सारे एक साथ मतलब मिल के काम कर रहे हो, मानो, ठीक है। लैंड पे भी रहने वाली चीज़ें वहाँ साथ में रह रहे, वाटर भी साथ में है, और एयर तो सब जगह ही रहते हैं वैसे। तो वैसे जगहों को बायोस्फीयर कहा जाता है। और विच इज टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि मुझे भी थोड़ा इससे हौसला मिले कि और भी मैं वीडियोस बनाऊं। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट, अच्छा तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। एट एन एक एनसीसी कैंप में रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग। जेसी एक्सक्लेम्ड, रवि का क्लास जा रहा था एक एनसीसी कैंप में, तो जेसी बोलती है, व्हाट अ हैवी डाउनपॉर, यहाँ पे कितना बारिश हो रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। वो कहती है कि ये तो मुझे अपने केरला का याद दिला रहा है, यहाँ पे इतना बारिश। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। बोल रहे कि तुम लोग को वहाँ पे आके देखना चाहिए कि वहाँ पे कितना भारी बारिश होता है, और कहाँ होता है? ग्रीन फील्ड्स के ऊपर, और कोकोनट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं ना केरला में, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा भारी बारिश होते रहते हैं उन सब के ऊपर। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, तो हीरा कहती है, वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होता। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, कीकर एक पेड़ का नाम है, ठीक है, और वहाँ पे बस मतलब सैंड ही दिखता है। एज फार एज आइस कैन सी, जहाँ तक देखो वहाँ तक बस कीकर और सैंड ही दिखते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, मगर रवि ने कहा कि मगर वहाँ तो कैमल्स भी होता है। वो इस तरह से एक्साइटेड होके बोला। आगे देखते हैं। फिर हीरा सेज, नो जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जस्ट कैमल्स है, कि अगर तुम हमारे यहाँ पे आओगे तो वहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिखेंगे? स्नेक्स, lizards and many insects, बहुत अलग अलग इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। रवि wondered why to the animals the vegetation and the way people live vary from place to place। तो रवि सोचता है कि वो किस तरह से एनिमल्स और वेजिटेशंस, जो एनिमल्स तो पता है आप लोग को, वेजिटेशन मतलब किस जगह पे क्या उगते हैं, है ना। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता होगा वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स उगेंगे, जहाँ पे डेजर्ट होगा वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स उगेंगे। तो रवि सोचता है कि किस तरह से अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की चीज़ें मतलब होते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, वो सोचता है क्या ये सारे एक दूसरे से सबसे रिलेटेड है, वो ऐसा सोचता है। ओ यस वेरी मच सो, उनके टीचर उनके बातें सुनते हैं और टीचर कहते हैं कि हाँ ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है, वो सारे अपने आसपास के सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑब्वियसली वो लोग कि जितने भी चीज़ें हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम का डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या है आप लोग समझो, जो भी रिलेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके आसपास के चीज़ों के साथ जो भी रिलेशन है उसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। देखो, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। एक बहुत बड़ा सा लार्ज रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट में हमेशा बारिश देते रहते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया है ना, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमेशा बारिश देता है, हमेशा हरा भरा रहता है पेड़, तो वो एक तरह का इकोसिस्टम है। ठीक है, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो लोग उस चीज़ के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया होगा। तो इसी तरह से ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बड़े बड़े मतलब ग्रासेस होते हैं। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में भी डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अभी हीरा ने बताया कि वहाँ पे अलग अलग तरह के ये पाए जाते हैं, लिजर्ड्स पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए, तो वो लोग उस जगह को लेके अपने आप को अडेप्ट कर लिया, वहाँ पे वो लोग आराम से रह सकते हैं। मगर एक दूसरे जगह के रेन से आया हुआ कोई इंसेक्ट वहाँ पे वैसे नहीं रह पाएगा। तो इसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। हर जगह का अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है, जैसे कि माउंटेन्स का, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, है ना, इवन अ स्मॉल पॉन्ड भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है उस जगह में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो ये प्लान जहाँ पे पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है, यस है कि नहीं? देखो फिर आगे आपका लास्ट टॉपिक है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट, आई थिंक, यस। देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है ना, वो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली मैन हुआ करते थे, आप लोग को याद है, आपने पढ़ा होगा कि अर्ली पीपल्स जो हुआ करते थे वो लोग नेचर में अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे, वो लोग नेचर को चेंज नहीं करते थे। सपोज पेड़ को काट के वहाँ पे अपने लिए घर नहीं बना लेते थे, वो लोग वैसे ही जंगल में रहते मगर पेड़ नहीं काटते थे। पेड़ के चीज़ों में जो भी फल उगते थे वो लोग वही खाते थे, वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते थे। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो लोग एक सिंपल लाइफ जीते थे और नेचर में जो भी पाया जाता था उसी से अपना जीवन जीते थे। However, देखो, with them, with time needs grew and जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, है ना, और needs grew, ज़रूरतें बढ़ी, and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. इंसानों ने बहुत सारे नई चीज़ें सीखे, बहुत सारे न्यू चीज़ें उनको चाहिए था, इस तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने धीरे धीरे क्रॉप्स उगाना सीखा, है ना, क्रॉप्स खेती करना सीखा, मतलब एग्रीकल्चर सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट मतलब एनिमल्स को पालना सीखा। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, पहले तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे ना, एक जगह नहीं रहते थे, तो वो लोग धीरे धीरे वो लोग सेटल लाइफ जीना सीखा, एक ही जगह रहना सीखा। वो लोग पालतू जानवर को पालते थे, यहाँ पे क्रॉप करते थे, वो लोग फिर वहीं पे रहते थे। पहले के लोग कैसे थे आपको याद है ना, हंटर गैदरर्स, हंटिंग गैदर होता है ना, एक दूसरे जगह जाते थे, गैदर करके खाते थे, ऐसा नहीं। द व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, मतलब ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगे जब उन लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करने सीखे। उसके बाद वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक तरह का सिस्टम है। सपोज पहले के समय में होता था, सपोज आप कहीं पे गए, आपके पास बहुत ज़्यादा राइस है और आपको क्लोथ चाहिए, और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है, उसको राइस चाहिए, तो आप लोग एक्सचेंज कर लोगे चीज़ों का एक्सचेंज होता था, पैसे से नहीं खरीदते थे। चीज़ों का एक्सचेंज हम लोग जब करते थे उस समय में, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ट्रेड स्टार्टेड मतलब व्यापार, चीज़ें खरीदना बेचना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और कॉमर्स धीरे धीरे डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, एनेबल लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया मतलब मशीनरीज बने, तो मशीनरीज बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस होने लगे, है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो गया, बिकम फास्टर हो गए, लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने लगे। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया, मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन मतलब मोबाइल का सिस्टम्स आया, टेलीफोन का सिस्टम आया, है ना, तो इस तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह स्पीडीली मतलब कम्युनिकेट करने लगे। टीवीज़ आए, रेडियोज़ आए, ये सारे इसमें आएंगे, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में आएगा। हैव यू एवर थॉट why you have eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि आप समर में मतलब वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं और एकदम गर्मा गर्म रोस्टेड पीनट्स विंटर में? तो फिर देखो,
अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है ना नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। हम लोग गर्मी के मौसम में गरम गरम चीज़ें तो किसी को खाना पसंद नहीं आता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। इंसानों को चाहिए कि वो नेचर में बदलाव तो लाए, मगर उसमें डिस्ट्रक्शन ना करे। हार्मोनियस वे के साथ नेचर के साथ रहे, मतलब मिल के रहे, है ना। नेचर को ज़्यादा डिस्ट्रक्ट ना करे, मतलब तो इंसानों के लिए ही हार्मफुल होगा। फिर देखो, नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। तो नूरी एक लड़की है जो कि मिजोरम में रहती है, रवि के क्लास में पढ़ती है। वो अपने आज सराउंडिंग्स के बारे में बोलती है कि उसका सराउंडिंग कितना पूरा ग्रीनरी है, मतलब पूरा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड। रवि को जब उसने देखा कि रवि कितना अपसेट हो गया जहाँ वो खेलता था, तो नूरी उसको कहती है कि नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। नूरी ने बोला कि इस बार वेकेशन मिलने से तुम हमारे यहाँ ज़रूर आना, ताकि वहाँ पे वो ग्रीनरी देख पाए, है ना। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के टीचर ने बच्चों को एक लैंडस्केप ड्रॉ करने बोला, जिसमें कि हाउसेस हो एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे सिट विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। और जहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कुछ पिक्चर बनाने के लिए बोला। और प्लेसेस दे विजिट, और या फिर ऐसे जगहों के प्लेसेस बनाने बोले जहाँ पे उन लोगों ने हॉलीडेज़ में घूमने गए थे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कुछ ग्लॉसरीज थे, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो शायद मिस आउट हो गया कोई, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले था आपका व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। जस्ट अ मिनट। या एनवायरनमेंट इज़ आवर, एनवायरनमेंट क्या होता है? ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एयर, है ना। एयर देता है हमें, वाटर भी देता है, फूड भी देता है जो हम लोग खाते हैं, लैंड देता है रहने के लिए। इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू ह्यूमन्स बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स, मतलब फॉरेस्ट का काट के एग्रीकल्चरल लैंड्स बना रहे हैं, है ना। तो इतने सारे मतलब नेचर में तो नहीं रहे ना, नेचर को मतलब ये ख़त्म कर करके वो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं। तो इस तरह से नेचर एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, हमारा मॉडिफाई हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो डिस्कस कर लिया था। बायोटिक समझा दिया। बायोटिक मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करके। और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे वो नेचर का ही, जैसे कि हो गया आपका लैंड, एयर, है ना, सैंड, वाटर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। मगर नेचुरल एनवायरनमेंट के ही है, मगर एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, और ये तो समझाया। अच्छा देखो, ये एनवायरनमेंट ये कभी आ सकता है 1 मार्क्स का। एनवायरनमेंट किस वर्ड से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड से, एनविरोनर से लिया गया है। और एनविरोनर का मीनिंग होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोस, है ना। फिर ये सब नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए। और आगे देखते हैं। इकोसिस्टम का डेफिनेशन यहाँ से आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया गया आपका बुक में, और कहीं देखने का ही ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। देखो, एक एक लाइन का मतलब, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसको कहते हैं। और उसके आगे क्या है? विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है, फिजिकल चीज़ें क्या हो गया एनवायरनमेंट में, जो भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फिजिकल चीज़ें तो वही होते हैं ना। पेड़ हो गया, है ना, सैंड हो गया, लैंड, है ना, जैसे टेबल, चेयर, जो भी फिजिकल चीज़ें हैं। और केमिकल चीज़ें क्या हो जाएंगे? वाटर हो गया, ये केमिकल में आता है। तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। उसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि इंसान, मान लो इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए, है ना, फूड चाहिए, है ना। फूड कहाँ से आता है? वो दूसरे ग्रासेस से आते हैं, फिर एनिमल्स के कुछ एनिमल सोर्सेस होते हैं, कुछ प्लांट सोर्सेस होते हैं। तो जब हम लोग फूड को खाते हैं, उसमें जो एनर्जी होता है वो हमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसे कहा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम का डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिखना। नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक ये चैप्टर फिनिश। बार्टर सिस्टम आपको सामान बता दिया। बार्टर सिस्टम मतलब ये होता है सामान के बदले सामान जब हम लोग खरीद लेते हैं उसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ये ठीक रहेगा, आप लोग यहाँ से लर्न कर लेना। फिर नेक्स्ट ऊपर में दिया गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह है आपका जून 5, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।